हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक होगा, आज हम यूनिट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। विपणन वातावरण मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके अंदर हमने 2 वीडियोस में पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट करा। आज हम यूनिट 2 का पार्ट 1 कंप्लीट करने जा रहे हैं, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है कि विपणन वातावरण से आप क्या समझते हैं। पेपर में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो ये फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें बताना है कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, आप इसे क्या समझते हो, इसकी प्रकृति बताओ, उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो इसका अर्थ और इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं। विपणन वातावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विपणन और वातावरण। विपणन से हमारा अभिप्राय उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन करने एवं उसे उपभोग के लिए समर्पित करने से है, जबकि वातावरण से अभिप्राय उपस्थित परिस्थितियों से है। और विपणन वातावरण से अब हम अगर कंक्लूजन पाए, विपणन वातावरण से तात्पर्य वातावरण की उन शक्तियों से है और दशाओं से है और घटकों से है जो विपणन क्रियाओं की प्रभावशीलता तथा कुशलता को प्रभावित करते हैं, तथा जिन पर विपणन प्रबंधकों या विपणन विभाग को कोई नियंत्रण नहीं होता। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, विपणन मार्केटिंग के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मार्केटिंग मीन्स कि सेल्स एंड परचेज के साथ साथ उपभोक्ता की संतुष्टि को तो पूरा करना ही करना है। बट वातावरण से हमारा अभिप्राय यह है कि बाहर और भी बिजनेस के आउटसाइड और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। वो कोई से भी फैक्टर्स हो सकते हैं, सरकार हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है, अलग अलग चीज़ें हो सकती है जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो विपणन वातावरण से तात्पर्य विपणन प्रबंधन के बाहरी वातावरण की उन गतिशील शक्तियों या परिस्थितियों से जो विपणन क्रियाओं या विपणन प्रबंधन की कार्य कुशलता या प्रभावशीलता को प्रभावित करते हो, जिन पर विपणन प्रबंधन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब हम इसकी प्रकृति पढ़ लेते हैं। विपणन वातावरण की प्रकृति। प्रत्येक संस्था के विपणन प्रबंधन तथा विपणन वातावरण के बीच एक विशिष्ट संबंध पाया जाता है। इनके बीच पारस्परिक संबंधों की प्रकृति को निश्चित कुछ शीर्षकों में स्पष्ट किया गया है। पहला क्या प्रकृति है विपणन मार्केटिंग एनवायरनमेंट की, कि वो गतिशील वातावरण। प्रत्येक संस्था के विपणन प्रबंधन का एक गतिशील वातावरण होता है और उसे अपने इसी वातावरण के अनुसार कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। तो हमें एक्टिव रहना पड़ेगा एक निर्माता को उसके अकॉर्डिंग। आंतरिक एक ब्रह वातावरण। तो हमें पता है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट की एक और विशेषता यह है कि एक आंतरिक वातावरण होता है, एक ब्रह वातावरण होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। विपणन प्रबंधन का अपना आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का वातावरण होता है। विपणन प्रबंधन अपने आंतरिक वातावरण पर प्राय नियंत्रण कर लेता है, किंतु जो बाहर का जो वातावरण होता है उस पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है, और निर्माता को या संस्था कंपनी के संस्थापक को उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। फिर क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा है भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा में प्रत्येक विपणन प्रबंधन के बाह्य वातावरण की एक भौगोलिक सीमा होती है। यह सीमा विपणन प्रबंधन के कार्यक्षेत्र के अनुसार विस्तृत एवं संकुचित हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा यह है गतिशील घटक। विपणन प्रबंधन का वातावरण गतिशील घटकों से बनता है। ये घटक क्या क्या हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आदि प्रकृति के होते हैं। ये घटक निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। पांचवी विशेषता यह है मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्केटिंग इन्वायरमेंट की कि परस्पर निर्भर घटक है। गतिशील वातावरण के घटकों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी घटक आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। ये सभी घटक एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं तथा परस्पर निर्भर भी होते हैं। छठा पॉइंट क्या है हमारा, संसाधनों का विनिमय। प्रत्येक संस्था का विपणन विभाग अपने संसाधन बाह्य वातावरण से प्राप्त करता है, जैसे कि श्रम, पूंजी, यंत्र, उपकरण, कच्चा माल, मानव संसाधन, वित्त आदि सभी संसाधन उसे अपने वातावरण से ही प्राप्त होते हैं। इन संसाधनों का उपयोग करके ही विपणन प्रबंधन अपने कार्य एवं उद्देश्यों को पूरा करता है। तो ये हमारा छठा पॉइंट था। सातवां पॉइंट हमारे क्या है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट की जो सातवीं विशेषता है कि वो सूचनाओं का इसमें क्या होता है, विनिमय होता है। विपणन प्रबंधन अपने बाह्य वातावरण से क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान भी करता है। सर्वप्रथम विपणन प्रबंधन अपने बाह्य वातावरण का अध्ययन अपने आर्थिक के लिए, तकनीकी के लिए, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण आदि के लिए संबंध में कुछ अनुमान भी लगाता है। विपणन प्रबंधन इन सूचनाओं का अपने कार्यों के निष्पादन में उपयोग करता है। आठवीं विशेषता यह है कि वातावरण की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वातावरण
प्रत्येक संस्था से अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि की अपेक्षा रखता है। जो संस्था वातावरण की इस अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाती है वह असफल हो जाती है। विपणन प्रबंधन इस दायित्व को पूरा करने के लिए निरंतर अपने वातावरण का अध्ययन और विश्लेषण करता रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने वातावरण को संतुष्ट कर सकें। चुनौतियाँ और बाधाएं भी आती है, ये इसकी 9वीं विशेषता है। प्रत्येक संस्था के विपणन प्रबंधन को अपने वातावरण में कार्य करने तथा उसकी अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में अनेक चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था मार्केटिंग इन्वायरमेंट से, जिसमें हमने समझा मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रकृति होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है। सेकंड क्वेश्चन हमारा यह है कि हमें स्पष्ट करना है कि विपणन वातावरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है। एक्सप्लेन व्हाई इज इट नेसेसरी टू स्टडी द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो विपणन वातावरण के विश्लेषण, अध्ययन की आवश्यकता और महत्व, ये एनालिसिस अगर हम करें, आधुनिक युग में विपणन वातावरण दिनों दिन अधिक गतिशील एवं जटिल होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप विपणन चुनौतीपूर्ण हो गया है। विपणन कार्य के सफल प्रबंधन और संचालन के लिए इसके वातावरण का भली प्रकार विश्लेषण एवं अध्ययन करना बहुत जरूरी हो चुका है, एक निर्माता के लिए, एक कंपनी के लिए। आज विपणन वातावरण का विश्लेषण एवं अध्ययन निम्नलिखित प्रमुख कारणों के कारण। पहला पॉइंट क्या है हमारा, वातावरण की जटिलता का ज्ञान होना चाहिए। आज विपणन वातावरण को अनेक घटक प्रभावित करते हैं तथा उन घटकों को प्रभाव विविध रूपों में होता है। फलत विपणन वातावरण में अत्यधिक जटिलताएं उत्पन्न हो गई है। इन जटिलताओं का मापन एवं ज्ञान करने के लिए विपणन वातावरण का अध्ययन करना बहुत जरूरी हो चुका है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, परिवर्तनों का ज्ञान। विपणन कार्य एक गतिशील वातावरण में संपन्न किया जाता है जिसमें सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। उपभोक्ताओं की रुचियों, प्रतिस्पर्धा, तकनीक, आराम एवं विलासिता की नवीन वस्तुओं की उपलब्धता आदि सभी में परिवर्तन होता रहता है। इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए वातावरण का निरंतर व्यवस्थित अध्ययन आवश्यक होता है। थर्ड पॉइंट हमारा, उत्वचनों का ज्ञान, मतलब फ्लक्चुएशंस, मतलब उतार चढ़ाव आता रहता है बिजनेस के अंदर, उस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए। विपणन वातावरण के प्रत्येक घटक में अनेक उत्वचन आते रहते हैं और वातावरण गतिशील बना रहता है, किंतु जो भी उतार चढ़ाव होते हैं वो कभी समान नहीं होते, कभी ज़्यादा कभी कम। फिर फोर्थ पॉइंट यह है हमारा, अनिश्चितताओं का या जोखिमों का मापन। एक हमें इसलिए भी मार्केटिंग इन्वायरमेंट को उसकी हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसमें कभी कभी अनिश्चितताओं और जोखिमों का भी हमें पता होना चाहिए। विपणन संसार में गतिशील है, अतः इनमें अनिश्चितता या जोखिमें अंत निहित होती है। इन अनिश्चितताओं को मापने एवं समझने के लिए वातावरण का विश्लेषण एवं अध्ययन परामर्शक है। पांचवा पॉइंट हमारा है कि घटकों के पारस्परिक प्रभाव का अध्ययन, और हमें सभी घटकों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये घटक बहुत वैसे तरीके से प्रभावित करते हैं बिजनेस को। विपणन वातावरण के अनेक घटक हैं, ये घटक आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किंतु एक घटक में परिवर्तन का दूसरे घटकों पर कैसा और कितना प्रभाव हो रहा है, इसका अध्ययन करने के लिए संपूर्ण विपणन वातावरण का अध्ययन आवश्यक होता है। छठा पॉइंट हमारा क्या है, विद्यमान, एग्जिस्टिंग योजना एवं उद्देश्यों का मूल्यांकन करना। विपणन वातावरण का विश्लेषण करके विपणन प्रबंधक अपनी विद्यमान योजनाओं एवं उद्देश्यों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। सातवां पॉइंट हमारा यह है कि दीर्घकालीन नियोजन। सातवां पॉइंट यह है कि हमें एक मार्केटिंग एनवायरनमेंट का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि विपणन वातावरण का अध्ययन करके ही दीर्घकालीन विपणन योजनाओं, व्यूह रचनाओं तथा उद्देश्यों को भली भांति निर्धारित किया जा सकता है। कार्य योजनाओं का निर्माण वातावरण के अनुरूप विपणन नियोजन कर लेने से ही नियोजन के अनुरूप कार्य नहीं हो जाता है, बल्कि अच्छे से नियोजन करना पड़ता है, अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है लॉन्ग टर्म के लिए। और नौवां पॉइंट यह है कि हमें एक मार्केटिंग इन्वायरमेंट को इसलिए अध्ययन करना चाहिए क्योंकि प्रभावकारी निर्णय लेने में, प्रभावकारी एक ठोस निर्णय वे होते हैं जो वातावरण की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप हो, परंतु ऐसे निर्णय वातावरण का अध्ययन किए बिना नहीं लिए जा सकते हैं। 10वां पॉइंट हमारा यह है कि वातावरण और घटकों से समन्वय। हिवासिव गुलेट के अनुसार यदि किसी संस्था को सफल एवं समृद्ध होना है तो उसे अपने वातावरण से निरंतर रूप से क्या करना पड़ेगा, समन्वय, मतलब तालमेल बना कर रखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की चीज़ें जो चलती है, बाहर के जो घटक होते हैं उसके साथ उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमने समझा कि हमें मार्केटिंग इन्वायरमेंट का अध्ययन क्यों करना चाहिए, जिसमें हमने 10 पॉइंट्स को स्टडी करा 1 बाय 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। विपणन वातावरण के विभिन्न घटकों का हम उल्लेख कर रहे हैं, ये किस प्रकार विपणन क्रियाओं को प्रभावित करते हैं।
तो विपणन वातावरण का वर्गीकरण। विपणन वातावरण को मुख्य रूप से हम दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, आंतरिक विपणन वातावरण तथा बाह्य विपणन वातावरण। आंतरिक विपणन वातावरण, आंतरिक विपणन वातावरण में किसी संस्था के जो भीतर विद्यमान उन सभी शक्तियों और घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो संस्था के विपणन विभाग विपणन प्रबंधन की सफलता को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक संस्था का एक आंतरिक क्या होता है, संगठन होता है जिसमें अनेक विभाग होते हैं। संस्था उन विभागों के माध्यम से कार्य करती है। विपणन विभाग इन संस्था का एक महत्वपूर्ण विभाग है, अतः इसका आंतरिक वातावरण इस विभाग की आंतरिक संरचना एक प्रबंध व्यवस्था से तो प्रभावित होता ही है, साथ ही संस्था की संगठन संरचना, नीतियों, व्यवहार रचनाओं आदि से भी प्रभावित होता है। अगर शॉर्टली कहा जाए, आंतरिक विपणन वातावरण के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं कि आंतरिक वातावरण की क्या क्या घटक होते हैं जिसको हम समझ सकते हैं। पहला है संस्था का लक्ष्य और उद्देश्य, क्योंकि हर संस्था का एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, ये एक घटक है। संस्था की विचारधारा, संस्था की नीतियाँ और नियम, संस्था के साधन, संस्था की संगठन संरचना, कर्मचारियों और अधिकारियों की आपसी संबंध, समन्वय मतलब तालमेल, उत्पादन एवं कार्य विधियाँ, विपणन विभाग के उद्देश्य और संरचना तथा नीति आदि। तो ये आंतरिक या नियंत्रण योग्य विपणन वातावरण के घटक है जिसे हमने समझा। ऐसे ही हमारे एक्सटर्नल घटक भी होते हैं हमारे। विपणन वातावरण से आश्रय उसके अपने संपूर्ण प्रभाव विपणन संसार से, इसमें भी सभी परिस्थितियां मतलब जो बाहर वाला इन्वायरमेंट होता है उसमें सभी परिस्थितियां जैसे समूह घटक आदि सम्मिलित होते हैं जो किसी संस्था के विपणन निर्णयों और कार्यकलापों तथा उनकी सफलता को प्रभावित करते हैं। इसमें सभी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, बाजार घटक शामिल है। बाह्य वातावरण ही विपणन का एक वास्तविक वातावरण है जिसमें रहकर विपणन प्रबंधकों को अपना कार्य करना होता है। इस वातावरण पर उनका अपना कोई भी नियंत्रण नहीं होता। विपणन का बाह्य वातावरण विपणन वातावरण कहलाता है। इस वातावरण को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है कि कार्य वातावरण या सूक्ष्म वातावरण, दूसरा है व्यापक या बृहद वातावरण। तो हम पहले वाले को देखते हैं, मतलब हम सेकंड के एक्सटर्नल वाले को ही। बाह्य वातावरण के भी 2 है जिसके अंदर हम पॉइंट नंबर ए को पढ़ रहे हैं, कार्य वातावरण। तो कार्य वातावरण को हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। कार्य वातावरण में कंपनी का स्वयं का वातावरण शामिल होता है जिसमें वस्तु का उत्पादन, वितरण, प्रवर्तन शामिल है। इसमें कंपनी के वितरक, डीलर, विक्रेता, कंपनी के स्वयं के कर्मचारी तथा विज्ञापन प्रवर्तन के साधन शामिल है। पहला पॉइंट है इसमें संस्था का भीतरी वातावरण। संस्था के भीतरी वातावरण से हमारा मतलब क्या है, इससे क्या है, संस्था के जो सभी विभाग जैसे अनुसंधान, विकास, क्रय विभाग, लेखा विभाग, वित्त आदि सभी को मिलकर कार्य करने पर ये विपणन योजना सफल हो सकती है। यदि इनमें से किसी एक ने भी साथ नहीं दिया तो विपणन निर्णय क्या हो जाता है, ज़्यादा लाभ नहीं हो पाएगा। अपेक्षित लाभों को प्राप्त करने के लिए संस्था के विभिन्न विभागों में तालमेल बनाना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड है हमारा आपूर्तिकर्ता, सप्लायर्स। कोई भी निर्माता वस्तु या सेवा की पूर्ति उसी समय तक कर सकता है जब तक कि उसको समय पर उचित मात्रा में कच्चा माल मिलता रहे। यदि इसमें मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाए तो विपणन निर्णय प्रभावित हो जाएगा। इस प्रकार विपणन निर्णयों पर माल की पूर्ति करने वालों का प्रभाव पड़ता है, मतलब सप्लायर्स उस पर प्रभाव डालते हैं। फिर थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ गलत हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा है मार्केट इंटरमीडिएट्स। विपणन मध्यस्थ होते हैं, कुछ मध्यस्थ होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सामान को डिलीवरी कराने में, ये सब करने में। वो एक चेन की एक कड़ी का काम करते हैं बीच में, उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में उनका सीधा संबंध होता है, जिसे हम आगे वाले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है फोर्थ पॉइंट ग्राहक, कस्टमर्स। प्रत्येक संस्था को अपने ग्राहकों को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। ये ग्राहक सामान्य उपभोक्ता भी हो सकते हैं, सरकार भी हो सकती है, व्यापारी भी हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक भी हो सकते हैं। इन ग्राहकों का भी विपणन निर्णयों पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, यदि एक ग्राहक व्यापारी है जो हमारे माल को क्रय करके आगे बेच देता तो ये आवश्यक है कि हमें माल की आपूर्ति बराबर बनाए रखनी होगी, मतलब सप्लायर्स बराबर बनाए रखना है, जिससे ग्राहक टूटने का भय नहीं रहेगा। पांचवा पॉइंट यह है कि प्रतियोगी संस्थाएं, कॉम्पिटिटर्स। प्रतियोगी संस्थाएं विपणन वातावरण के एक महत्वपूर्ण घटक है। उनके संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में नहीं पता होगा तो फिर बिजनेस हम कैसे रन करेंगे। तो ये हमारा बाह्य वातावरण का पहला पॉइंट ए के हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। अब व्यापक और बृहद वातावरण के बारे में पढ़ते हैं। व्यापक या ब्रॉड और मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। व्यापक वातावरण में देश और विदेश की परिस्थितियां शामिल होती हैं, जैसे जनंकीय विशेषताएं, देश की
आर्थिक परिस्थिति, प्राकृतिक परिस्थिति, तकनीकी परिस्थिति, राजनीतिक, कानूनी परिस्थिति तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति। इनको भी वन बाय वन अच्छे से समझ लेते हैं। जननकीय वातावरण क्या है? जननकीय वातावरण विपणन निर्णयों पर प्रभाव डालता है। जैसे जनसंख्या में वृद्धि में खाद्य पदार्थों खनिजों की कमी होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार विकासशील देशों में मृत्यु दर क्या हो रही है? गिर रही है, परंतु जन्म दर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो रहा है। इससे इन देशों में खाने, कपड़े और शिक्षा आदि की समस्या तो विद्यमान है। यदि इन देशों में क्रय शक्ति बढ़ रही है तब ठीक है, अन्यथा इससे बाजारों का विकास नहीं होगा। आर्थिक वातावरण हमें पता है। आर्थिक परिस्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें आर्थिक वातावरण से तात्पर्य उन समस्त बाहरी शक्तियों से जो किसी संस्था की कार्यप्रणाली को सफलता को आर्थिक रूप से प्रभावित करती है। आर्थिक वातावरण किसी राष्ट्र में जन समुदाय की क्रय शक्ति, आय, बचत को प्रभावित करती है। तीसरा कारण प्राकृतिक परिस्थिति। कभी कभी प्राकृतिक कारणों की वजह से भी बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। फिर तकनीकी परिस्थिति है। तकनीकी कारणों के बाद अगर अच्छी तकनीकी होगी तो बिजनेस अच्छे से बढ़ेगा, अगर तकनीकी नहीं है तो बहुत तो। इसलिए इसके साथ साथ तकनीकी उपलब्धता की स्थिति भी देखी जाती है, उसका विकल्प क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। फिर राजनीतिक और कानूनी सरकार की कुछ पॉलिसीज़ होती है, वो सारी चीज़ें भी इसे प्रभावित करती हैं। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति होती है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से तात्पर्य हमारा उस वातावरण से जो समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और आस्थाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, जीवन शैली आदि घटकों से बनता है। तो ये हमने समझा कि क्या क्या होता है हमारा वातावरण के, हमने वो पढ़े कि क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है। विपणन वातावरण के हमने विभिन्न घटकों का अच्छे से उल्लेख करा, जिसके अंदर हमने 2 घटकों के बारे में पढ़ा, आंतरिक के बारे में पढ़ा, आंतरिक के जैसे कुछ पॉइंट थे। फिर हमने बाह्य वातावरण पढ़ा जिसके 2 पॉइंट थे, कार्य वातावरण और सूक्ष्म वातावरण, और फिर व्यापक और बृहद वातावरण। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता व्यवहार से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है हमारा। उपभोक्ता व्यवहार की प्रकृति को हम स्पष्ट कर रहे हैं। अर्थ और परिभाषा। उपभोक्ता व्यवहार से अर्थ और उपभोक्ता या ग्राहकों की क्रय आदतों, क्रय प्रवृत्तियों, क्रय ढंगों, क्रय प्रेरणाओं के अध्ययन से लगाया जाता है। अन्य शब्दों में उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत 4 बातों पर बल दिया जाता है या पता लगाया जाता है कि उपभोक्ता कब क्रय करते हैं, मतलब व्हेन। क्रय कौन करता है, हु। उपभोक्ता कैसे, हाउ। उपभोक्ता कहाँ, वेयर। इन बातों के अनुरूप विपणन प्रयत्नों को नियोजित किया जाता है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए, उपभोक्ता व्यवहार से तात्पर्य उपभोक्ता की उन क्रय आदतों, प्रवृत्तियों, व्यवहार से है जिनसे प्रेरित होकर वे किसी वस्तु को खरीदने का निर्णय करता है। अन्य शब्दों में उपभोक्ता व्यवहार से तात्पर्य उपभोक्ता के क्रय निर्णयों की प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत ऐसे क्रय उत्प्रेरकों, प्रवृत्तियों एवं घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है जो उसके क्रय निर्णय को प्रभावित करते हैं। उपभोक्ता व्यवहार में क्रय और उपभोग को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रेरकों, इच्छाओं, धारणाओं एवं घटकों को शामिल किया जाता है। क्रय व्यवहार उपभोक्ता व्यवहार का ही एक भाग होता है जो अंततः क्रय प्रक्रिया को जन्म देता है। तब हम उपभोक्ता व्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहली प्रकृति हमारी है कि गतिशील होती है। उपभोक्ता के व्यवहार पर निरंतर बदलती है, क्योंकि उपभोक्ता का जो व्यवहार होता है वो बदलता रहता है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है, ये सदैव बदलता रहता है। अंत विषय प्रकृति मतलब उपभोक्ता व्यवहार को समझने के लिए कई अन्य विषयों जैसे समाज का, मनोवैज्ञानिक, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र आदि का ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि उपभोक्ता को समझना ईजी नहीं होता है। उसके लिए हमें बाकी चीज़ों का भी अध्ययन करना पड़ता है एक निर्माता को। फिर तीसरा पॉइंट है मानसिक प्रक्रियाओं से समझ। उपभोक्ता का व्यवहार उसके मन में चलने वाली विचारों, उद्वेग धारणाओं से प्रभावित होता है। यह उपभोक्ता के मन का ब्रहा पक्ष है। उसका मानसिक सोच विचार ही उसकी क्रय प्रक्रिया को क्या देता है, दिशा देता है। इसलिए उसके मन में जो चल रहा है उन बातों का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मानव व्यवहार का हिस्सा। मनुष्य वातावरण का बाचाहान वाली अतिक्रियाओं का मानव व्यवहार कहते हैं। उपभोक्ता व्यवहार उसका एक अंग है जो वस्तुओं को क्रय और उपभोग से संबंधित है। व्यापक क्रिया होती है। उपभोक्ता व्यवहार में व्यक्तियों की न केवल बाह्य क्रियाएं निर्णय शामिल होते हैं बल्कि उनकी मानसिक क्रिया भी शामिल होती है। इसमें उपभोक्ता के समग्र व्यवहार अर्थात क्रय से पूर्व, क्रय के दौरान, क्रयोपरांत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मतलब उसकी एक्टिविटी का भी अध्ययन किया जाता है। छठा पॉइंट यह है कि समय अनुसार एक जटिलता। उपभोक्ता को जो व्यवहार होता है वो समय और जटिलता के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। यदि कोई क्रय निर्णय अधिक जटिल है तो उस पर समय भी अधिक लगेगा। जैसे महंगे उत्पाद के लिए क्रय निर्णय में अधिक समय लगता है। सातवां पॉइंट हमारा है कि भिन्नता, वेरिएशन होती है। अलग अलग उपभोक्ताओं का व्यवहार अलग अलग होता है तथा अलग अलग समय पर एक उपभोक्ता के व्यवहार में
वेरिएशंस होती है। विपणन का आधार, बेसिस ऑफ मार्केटिंग क्या है? उपभोक्ता व्यवहार विपणन विचार का प्रमुख आधार होता है, जिसमें व्यवसाय दर्शन का सार तत्व होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य उपभोक्ता के दृष्टिकोण, चिंतन और प्रेरणाओं का ज्ञान करके उसे अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना है। क्योंकि मार्केटिंग का बेस ही यही है कि अगर उपभोक्ता को संतुष्टि नहीं मिलेगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे हमने स्टार्टिंग में यही करा था। 9 पॉइंट हमारे क्या, ज्ञान का नया क्षेत्र। उपभोक्ता व्यवहार विपणन विषय का एक नया क्षेत्र। हाल ही के वर्षों में उपभोक्ता समाज, उपभोक्तावाद तथा उपभोक्ता उत्प्रेरकों का उदय हो जाने के कारण उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। सो दोस्तों, ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 था यूनिट 2 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड शेयर, सपोर्ट माई चैनल। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकता है। थैंक्स।